डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कल के क्लास में ब्रह्मो समाज को ख़त्म किया था और उसमें देखा था कि उसके संस्थापक राजा राम मोहन राय का जीवन कैसा था और किस तरीके से अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर उन्होंने समाज और धर्म के क्षेत्र में एक ईश्वरवाद को प्रश्रय दिया और एक ईश्वरवादी विचारधारा को बढ़ाने के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना की और फिर ब्रह्म समाज का विकास किस ढंग से हुआ, इन सारी बातों का हम लोगों ने पिछले 2 क्लास में अध्ययन किया। अब जो आज की कड़ी है वो इस बात की कड़ी है कि कोई भी भारत में सुधार आंदोलन जो 19वीं शताब्दी में हुआ उसके परिणाम नहीं अच्छे निकल पाए। यानी जिन चीजों को सुधार करने की कोशिश की गई 100% उसमें सुधार नहीं हुआ। कुछ सुधार हुए, जैसे ब्रह्मो समाज का ही लीजिए तो सती प्रथा को समाप्त करने में ब्रह्मो समाज सफल रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन और बाकी जितनी चीजें थी उसकी, जैसे सबसे महत्वपूर्ण चीज था एकेश्वरवाद, तो वो उसमें सफलता ब्रह्मो समाज को नहीं मिला। प्रश्न ये उठता है कि क्यों? उसी क्यों का जवाब आज के क्लास में हम देने जा रहे हैं कि जब राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्मो समाज की स्थापना की गई एकेश्वरवाद की स्थापना के लिए, तो उनका यह आंदोलन निर्विरोध रूप से नहीं चल पाया, बल्कि उसके विरोध में प्रतिक्रियावादी एक रिएक्शंस भी सामने आया। जिस रिएक्शंस ने, जिस प्रतिक्रियावाद ने इस बात को स्थापित किया कि राजा राम मोहन राय के द्वारा जो आंदोलन चलाया जा रहा है ब्रह्मो समाज के द्वारा, वो हिंदू धर्म के विरुद्ध है। हिंदू धर्म में जो सुधार करना चाहते थे राजा राम मोहन राय, उसकी प्रतिक्रिया में एक वर्ग ऐसा भी उभरा जिस वर्ग ने कहा कि नहीं, हिंदू धर्म जिस रूप में है पारंपरिक रूप में, उसी रूप में उसे स्थापित होना चाहिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और दूसरा एक वर्ग युवाओं का इस रूप में उभरा कि वो दोनों के विरुद्ध था। वो पूर्ण पाश्चात्यकरण का समर्थक था, हिंदू धर्म का विरोधी तो था ही, साथ ही साथ एक प्रकार से कहिए कि वो नास्तिकता का प्रचारक था। तो एक तरफ राजा राम मोहन राय जो प्रयास कर रहे थे, उन प्रयास के खिलाफ में 2 प्रकार की प्रतिक्रियावादी शक्तियां बंगाल में देखने को मिली। एक शक्ति थी राधाकांत देव के रूप में और दूसरी शक्ति थी हेनरी विवियन डिरेजियो के रूप में। आज के क्लास में छात्रों हम इन्हीं दोनों व्यक्तित्व पर हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि आखिर राधाकांत देव और हेनरी विवियन डिरेजियो का क्या विचार था। और इस बात का हम लोग अनुभव करेंगे कि यही सब वो काउज थे, यही सब वो कारण थे कि सुधार के परिवेश में भी भारत में लोग एक पथ पर नहीं आ पाए। इसीलिए सभी सुधार आंदोलन सर्वांगीण रूप से प्रभाव नहीं डाल पाया या 100% प्रभाव नहीं डाल पाया। और यहीं पर उदित होता है हमारा बहुसंस्कृति रूप कि अगर हम एक तरीके से देश को चलाना चाहेंगे, एक विचारधारा को थोपना चाहेंगे, तो कभी भी इस देश में वो मुमकिन नहीं होगा, वो संभव नहीं होगा। जिस दौर में ये प्रयास किया गया है, कोई भी सुधार का प्रयास किया गया, तो उस सुधार के प्रतिक्रिया में कोई दूसरा आंदोलन उठ खड़ा हुआ है और इसलिए एक बहुपक्षीय सुधार का रूप हमारे देश में उभर करके सामने आया। तो आज के क्लास में मुख्य रूप से जो ब्राह्मण समाज था उसके विरुद्ध जो प्रतिक्रिया हुई, उसके विरुद्ध जो रिएक्शंस हुआ, उस रिएक्शंस को आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो उसमें पहला जो व्यक्ति हैं वो है राधाकांत देव। इसमें आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि जब हम लोग आत्मीय सभा पढ़ रहे थे जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी,
या वेदांत कॉलेज जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। तो राजा राम मोहन राय के इन प्रयासों, राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की जो स्थापना की, तो ये सब जितनी संस्थाएं राजा राम मोहन राय स्थापित कर रहे थे, उस समय राधाकांत देव उनके साथ थे, अलग नहीं थे। लेकिन बाद में चल करके राधाकांत देव की विचारधारा जो है वो परिवर्तित होती है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो 19वीं शताब्दी में समाज और धर्म सुधार आंदोलन हुआ, उस विचारधारा के आधार पर दो प्रकार की विचारधारा थी। एक विचारधारा को हम कहते थे परिवर्तनवादी यानी चेंजर्स, और दूसरी विचारधारा को हम लोग कहते हैं अपरिवर्तनवादी, नो चेंजर्स। इसमें परिवर्तनवाद के समर्थक जो थे वो राजा राम मोहन राय थे, आगे चल के और भी मिलेंगे, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, ये सब के सब जो है परिवर्तनवादी ही थे, यानी जो चीजें थी उसमें कुछ परिवर्तन लाना चाहते थे। लेकिन राजा राम मोहन राय के रिएक्शंस में जो अपरिवर्तनवादी उभर करके सामने आए, वो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राधाकांत देव। ये भी ब्राह्मण थे, जिस प्रकार से राजा राम मोहन राय ब्राह्मण थे। इनका जो पृष्ठभूमि था कि ये पोता किसके थे, तो नौ कृष्ण देव के। नौ कृष्ण देव कौन थे भाई, तो लॉर्ड क्लाइव के मुंशी थे, यानी असिस्टेंट थे। इसका मतलब पढ़े लिखे हुए खानदान के थे। और इनके पिता का नाम था गोपी मोहन, और इनकी योग्यता थी कि ये बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे, राधाकांत देव। कैसे, तो ये संस्कृत भी जानते थे, बंगला भी जानते थे, फारसी भी जानते थे, अरबी भी जानते थे, और अंग्रेजी के भी विद्वान थे। यहां पर आपको समझना होगा कि सर ये तो भाषा के ज्ञाता थे, तो फिर ये बहुत बड़े विद्वान आप कैसे कह सकते हैं? हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब के तो ज्ञाता नहीं न थे। चिकित्सा शास्त्र, ये सब के तो ज्ञाता नहीं न थे। इसका जवाब यह है कि अगर कोई संस्कृत का ज्ञाता हो गया तो संस्कृत में ही तो इतिहास, भूगोल, चिकित्सा शास्त्र की पुस्तकें लिखी हुई थी। अगर कोई अरबी, फारसी, अंग्रेजी का ज्ञाता हो गया तो उस भाषा में सिर्फ शायरी थोड़ी होती थी, उस भाषा में लिखी गए पुस्तक जो होती थी विषयगत, उसका ज्ञान होता था। इसका अर्थ ये हो गया कि इन पांचों भाषाओं के माध्यम से जो ज्ञान की सारी चीजें थी वो राधाकांत देव को प्राप्त थी। तो सिर्फ भाषा के मर्मज्ञ विद्वान ये नहीं थे, बल्कि उस भाषा के अंदर जो विभिन्न विषयों की शिक्षा थी उसके भी वो जानकार हो गए। ये 19वीं शताब्दी में शिक्षा का ये आधार था, शिक्षा का एक तरीका था। तो इसलिए कहा जाता है काफी योग्य थे। अब इनका सबसे बड़ी बात ये थी कि इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी। उसमें से एक पुस्तक नहीं था, बल्कि एक जो था वो समाचार पत्र था और एक पुस्तक था। पुस्तक का नाम था शब्द कल्प द्रुम। ये ऑब्जेक्टिवली क्वेश्चंस बहुत आता है। इसमें 2 चीज आपको आएगा जो याद रखना होगा। एक कि शब्द कल्प द्रुम के रचयिता कौन थे, लेखक कौन थे, तो राधाकांत देव। और दूसरा आता है कि शब्द कल्प द्रुम किस भाषा में लिखा गया, तो संस्कृत में। वास्तव में ये संस्कृत शब्दों का एक व्याख्या था, जिसके माध्यम से बहुत सारे समाज की बातें या पारंपरिक बातें इस पुस्तक में बताई गई। और जहां तक चंद्रिका का प्रश्न है इसका, तो ये एक पत्रिका थी, और इस पत्रिका का प्रकाशन स्पेशली राधाकांत देव इसलिए इन्होंने किया था कि वो राजा राम मोहन राय के जो विचारधारा थी उसका वो काउंटर कर सके। चूंकि राजा राम मोहन राय पेपर निकालते थे, उनके पेपर का क्या नाम था, कल ही ना बताया आप लोग को, संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी को हमेशा आप याद रखिए। क्यों याद रखिए? कि ये पहला राष्ट्रवादी समाचार पत्र था। इसके पहले जितने समाचार पत्र थे
वो अंग्रेजों के द्वारा निकाले जाते थे और उसमें राष्ट्रवादी भावना का अभाव था। राजा राम मोहन राय का संवाद कौमुदी पहला समाचार पत्र था जो राष्ट्रवाद से ओतप्रोत था। तो उन्होंने संवाद कौमुदी के माध्यम से एकेश्वरवादी विचारधारा फैलाने की कोशिश की। तो उसके रिएक्शंस में, चूंकि राधाकांत देव को राजा राम मोहन राय के विचार पसंद नहीं थे, तो एकेश्वरवाद का विरोध करने के लिए, बहुदेववाद का समर्थन करने के लिए, हिंदू के परंपरागत जो धारणाएं थी उसको बचाने के लिए राधाकांत देव ने चंद्रिका नामक पत्रिका निकाली। और संवाद कौमुदी में जो लेख लिखा जाता था राजा राम मोहन राय के द्वारा, उसके रिएक्शंस में राधाकांत देव चंद्रिका में उसका जवाब देते थे कि कहीं उनका एकेश्वरवाद पूरी रूप से लोग समझ न जाए। तो इस तरीके से चंद्रिका का काफी महत्व है। और यही नहीं, यहां पर एक और चीज याद रखिए, वो है धर्म सभा। क्या चीज? धर्म सभा। धर्म सभा। इनके प्रयासों से संपूर्ण भारत में धर्म सभा का एक भवन बना। यहां भी, गया में भी आप देखिएगा तो एक धर्म सभा भवन है। तो जहां भी है वो एक प्रकार से हॉल बना दिया जाता था, उस पे भाषण होता था। और उसमें क्या था कि जैसे ब्राह्मो समाज का हर जगह शाखाएं बाद में खुली, राजा राम मोहन राय के समय तो नहीं खुली, लेकिन राधाकांत देव ने राजा राम मोहन राय का विरोध करने के लिए संपूर्ण भारत में धर्म सभा की स्थापना कर दी, जहां पारंपरिक हिंदू धर्म को पूरे रूप से स्थापित करने का प्रयास किया गया। अब देखिए, ये बात स्पष्ट हो गई कि राधाकांत देव राजा राम मोहन राय के घोर विरोधी थे। तो उस घोर विरोध का क्रियात्मक पक्ष भी सामने आया। उसके पहले की क्रियात्मक पक्ष पढ़े, हम लोग ये जाने कि आखिर उद्देश्य क्या था राधाकांत देव का। तो सिर्फ दो उद्देश्य थे राधाकांत देव के। पहला उद्देश्य तो था ये कि हिंदू धर्म की रक्षा करना, और दूसरा उद्देश्य था कि भारतीय जनता का कल्याण करना। अब जहां तक हिंदू धर्म का रक्षा करने का क्या अर्थ था, तो हिंदू धर्म का रक्षा करने का अर्थ था कि राजा राम मोहन राय हिंदू धर्म में जो परिवर्तन करना चाहते हैं उससे रक्षा करना। और जनता के कल्याण का अर्थ क्या था? तो जनता के कल्याण का अर्थ था कि जो जमींदार वर्ग है, जो नोबल क्लास है, उनके हितों की रक्षा करना। सभी का हितों का रक्षा करना इनका उद्देश्य नहीं था। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि बाद में ये लैंड होल्डर सोसाइटी से जुड़े, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से जुड़े, बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से जुड़े, और ये दोनों संस्था मिलकर करके ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जब बनी तो इसके अध्यक्ष बने राधाकांत देव। और ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो था ये जमींदारों का समर्थक था, जमींदारों के हितों का संरक्षक था। तो इनके जन कल्याण का मतलब ये हो गया कि जमींदारों के हितों का कल्याण। क्लियर? अब देखिए, क्रियात्मक पक्ष में जब आता है तो ये करते क्या है? सिर्फ विचारधारा के आधार पर ये लड़ नहीं रहे थे, बल्कि लड़ाई में कुछ काम भी कर रहे थे। काम क्या हुआ कि हिंदू कॉलेज जिसकी स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने एक डच घड़ीसाज की सहायता से करवाई थी। तो हिंदू कॉलेज, पहले ही आप बताया कि हर ऑर्गेनाइजेशंस में ये शामिल थे। तो हिंदू कॉलेज में भी थे, और था कि हिंदू कॉलेज को हिंदुओं की संस्था बना दी जाए, इसमें अन्य कोई धर्म के लोग नहीं आए, और उसमें वो सफल भी हुए। इसी प्रकार से ये था कि राजा राम मोहन राय की सदस्यता समाप्त कर दी जाए हिंदू कॉलेज से, मतलब कि उनको निकाल दिया जाए। वो जब तक रहेंगे तो हिंदू कॉलेज हिंदुओं का हित नहीं करेगी। और इसमें सफल वो कैसे हुए कि इनके एक सहयोगी थे एडम्स। एडम्स को तो आप जानते हैं। एडम्स कौन था? जो राजा राम मोहन राय के एकेश्वरवादी विचारधारा को स्वीकार कर लिया था। मतलब कि जिस रूप में ईसाईयत को राजा राम मोहन राय प्रस्तुत कर रहे थे, वो रूप क्या था कि ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र नहीं है, ईश्वर एक है।
वहां ईश्वर दो रूप में ईसाई लोग मान रहे थे, एक ईश्वर ईश्वर और एक ईश्वर ईसा मसीह। इसका न्यू टेस्टामेंट के माध्यम से राजा राम मोहन राय ने खंडन किया, तो एडम्स ने उसका स्वागत किया, यानी एडम्स वास्तविक एक ईश्वरवादी बन गया। तो इसका अर्थ क्या था? इसका अर्थ यह था कि एडम्स किसका समर्थक हो गया? राजा राम मोहन राय का। इसलिए हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर थे एडम्स, तो एडम्स को कॉलेज से निकलवाने में वो सफल रहे। इसी प्रकार हेनरी विवियन डिरोजियो, ये वहां इतिहास और अंग्रेजी के प्राध्यापक थे, यानी लेक्चरर थे। तो ये भी उग्रवादी थे। उग्रवादी का अर्थात नास्तिक थे। ये धर्म को ही नहीं मानते थे, हिंदू धर्म तो छोड़ दीजिए। तो ऐसी परिस्थिति में हेनरी विवियन डिरोजियो को भी हिंदू कॉलेज से निकाल दिया इन्होंने। और 1823 में इन्होंने हिंदू धर्म को उनके बच्चों के बीच में, लोगों के बीच में ट्रेंड करने के लिए कि नहीं, प्राचीन हिंदू धर्म बहुत अच्छा है, परंपरागत हिंदू धर्म ही सबसे बेहतर है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। तो उस उद्देश्य से गौड़ीय समाज की स्थापना की। गौड़ीय समाज। और अंत में जो है 1851 ईस्वी में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। इनके बाद इनकी कोई गतिविधि हम लोगों को नहीं मिलती। तो इस तरीके से ये बात आपको अपने मस्तिष्क में बैठानी चाहिए कि राजा राम मोहन राय का ब्रह्म समाज या का एक ईश्वरवादी आंदोलन निष्कंटक नहीं था, बल्कि इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया भी हुई। और सबसे बड़ा प्रतिक्रिया किसके रूप में सामने आया? तो राधाकांत देव के। तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिवली तो इसमें बहुत सारी चीज आपको मिल गई, वो तो अपनी जगह पर आता है। जो जनरल एग्जामिनेशंस में आता है वो क्या है? तो ये शब्द कल्पद्रुम और चंद्रिका, ये दो नाम आप हमेशा याद रखिएगा। ये ऑब्जेक्टिवली काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस राइज करना चाहेगा तो कर सकता है इस रूप में कि राजा राम मोहन राय का एक ईश्वरवादी आंदोलन बंगाल में निष्कंटक नहीं था, प्रमाणित कीजिए। अगर ऐसा प्रश्न आ गया तो इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ राधाकांत देव। बात समझ में आई? और एक दूसरा है हेनरी विवियन डिरोजियो। अब आइए, ये तो हमने राधाकांत देव के बारे में बताया। अब आइए हेनरी विवियन डिरोजियो के बारे में कि ये कौन थे साहब। तो बंगाल में एक आंदोलन चला, वो उग्रवादी आंदोलन था, जिसको इंग्लिश में रेडिकल बोलते हैं। ठीक है, कैसा आंदोलन था? रेडिकल, उग्रवादी आंदोलन यानी रेडिकल आंदोलन, रेवोल्यूशन। तो सबसे पहले शब्द को समझते हैं कि आखिर उग्रवाद का अर्थ क्या होता है। उग्रवाद के अर्थ को समझने के लिए हमें एक ही साथ तीन शब्दों को समझना होगा। एक उदारवाद, दूसरा उग्रवाद और तीसरा आतंकवाद। उदारवाद को लिबरलिज्म बोलते हैं, उग्रवाद को रेडिकलिज्म बोलते हैं और आतंकवाद को टेररिज्म बोलते हैं। ये तीनों वाद हमारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, या कह लीजिए 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान पाए जाते थे। और हम स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इन वादों के द्वारा अपनाई गई नीतियों के आधार पर इनके शब्दों को समझेंगे, इनके शब्द के अर्थ को समझेंगे, तो हमको ज्यादा समझ में आ जाएगा। एक तो तरीका यह है सिंपल सा कि शब्द के आधार पर उसकी व्याख्या कर दी जाए। दूसरा तरीका है कि घटनाओं के आधार पर शब्दों को समझाया जाए। तो घटनाओं के आधार पर इन शब्दों को आप समझेंगे तो ज्यादा उसके अर्थ स्पष्ट रूप से समझ में आपको आएंगे। तब देखिए, हम उठाते हैं आपको ये तीनों शब्दों को समझाने के लिए कांग्रेस को, तब आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। कांग्रेस जब 1885 में स्थापित हुई तो 20 वर्षों तक कांग्रेस का जो काम करने का जो ढंग था वो उदारवादी था, लिबरल था। हम प्रारंभिक 20 वर्षों के कांग्रेस के काल को
उदारवादी या लिबरल एज क्यों कहते हैं? इसलिए कि कांग्रेस ने उस समय में ब्रिटिश सरकार का विरोध नहीं किया, ब्रिटिश सरकार के अस्तित्व को एक्सेप्ट कर लिया कि अच्छी सरकार है, भारतीयों के हित में है। कुछ गलत काम इसलिए इससे हो जाता है कि इसे जानकारी नहीं है। अगर भारतीयों के समस्याओं के प्रति जानकारी ब्रिटिश सरकार को दे दिया जाए तो ब्रिटिश सरकार भारतीयों के पक्ष में या उनकी समस्याओं के समाधान कर देगी। तो संक्षेप में, यदि सत्ता के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए अपनी मांगों को आवेदन और निवेदन के तरीके से मनाने का प्रयास किया जाता है तो इस नीति को हम लोग बोलते हैं उदारवाद, लिबरलिज्म। दूसरे शब्दों में कि स्थापित सत्ता का विरोध नहीं कर करके अपनी मांगों को शांतिपूर्ण ढंग से रखना और मंगवाना, यही उदारवाद है। क्लियर? अब देखिए कि 1885 से 1905 तक कांग्रेस का चरित्र यही रहा। कौन सा? उदारवाद, लिबरलिज्म। समझ में आ रहा है कि नहीं? पूरी बात समझिए अच्छे से, क्योंकि अगर समझ जाइएगा, लेक्चर्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर अच्छे से समझ जाइएगा तो इसी में आपकी लेखनी सुधरेगी, बहुत सारी ऑब्जेक्टिवली चीजें याद होती हैं। ठीक है? हम लोग जो वो क्लास कर रहे हैं क्वेश्चंस बनाने का, उसका एक अलग इंपॉर्टेंस है और इसका एक अलग इंपॉर्टेंस है। अब आइए कि 5 में कांग्रेस के अंदर 4 व्यक्ति उभर के सामने आते हैं। वो 4 व्यक्ति कौन थे? संक्षेप में बाल, पाल, लाल और अरविंद कहा जाता है। तो बाल का मतलब हो गया बाल गंगाधर तिलक, पाल का मतलब हो गया बिपिन चंद्र पाल, और लाल का अर्थ हो गया लाला लाजपत राय, और एक हो गए चौथा अरविंद घोष। ये 4 व्यक्तित्व ऐसे उभर करके सामने आए। इन चारों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण की बात कीजिए तो बाल गंगाधर तिलक थे, जिन्होंने इस बात को कहा कि कांग्रेस की जो नीति है वो भिक्षा वृत्ति की है, मेडिकेंसी की है, और ये बहुत गलत है, बल्कि हमें स्वराज मिलना चाहिए, सेल्फ गवर्नमेंट मिलना चाहिए, हम अंग्रेजों के पिछलग्गू नहीं रहेंगे। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अब कुछ लोग ब्रिटिश सत्ता के अस्तित्व के विरुद्ध हो गए। पहले वाले लोग ब्रिटिश सत्ता के अस्तित्व के समर्थक थे, अब ये 4 लोग ब्रिटिश सत्ता के अस्तित्व के विरोधी हो गए कि ये ब्रिटिश सत्ता का जो अस्तित्व है ये भारतीयों के हित में नहीं है, भारतीयों का अपना शासन होना चाहिए, यानी ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध हो गए। तो ऐसी विचारधारा उग्रवाद कहलाती है, एक्सट्रीमिस्ट कहलाती है। दूसरे शब्दों में कि स्थापित सत्ता का यदि अस्तित्व का विरोध किया जाए तो इसको उग्रवाद कहा जाता है। उग्रवाद और आतंकवाद में अंतर सिर्फ एक है कि उग्रवादी बम और गोलियों का प्रयोग सत्ता को हटाने के लिए नहीं करते। उग्रवादी सत्ता का विरोध धरना दे करके, प्रदर्शन कर करके, पिकेटिंग कर करके करते हैं, बहिष्कार करके करते हैं। लेकिन आतंकवादी जो होते हैं, टेररिस्ट जो होते हैं, वो अपनी मांगों के समर्थन के लिए बम और पिस्तौल का सहारा लेते हैं। वो भी सत्ता का विरोध करते हैं कि हम स्थापित सत्ता को नहीं मानेंगे, लेकिन अपनी बातें मनवाने के लिए वो बम और पिस्तौल का प्रयोग करेंगे। उग्रवादी अपनी बात को मनवाने के लिए बम पिस्तौल का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि धरना का प्रयोग करेंगे, प्रदर्शन का प्रयोग करेंगे, घेराव का प्रयोग करेंगे, बहिष्कार का प्रयोग करेंगे। तो विरोध की रणनीति के आधार पर वाद 2 प्रकार का हो गया, उग्रवाद और आतंकवाद, रेडिकलिज्म और टेररिज्म। क्लियर हो गया? तो ये जो था ना साहब, यंग बंगाल आंदोलन, ये उग्रवादी था, रेडिकल था।
कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये 19वीं शताब्दी के चौथे दशक पे अपने पूर्ण रूप में आया। हालांकि तीसरे दशक से इसकी शुरुआत हो गई थी, लेकिन एक शेप के रूप में जो आया यंग बंगाल आंदोलन के रूप में, वो चौथे दशक में। यह भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है और देता इसलिए है इसको क्योंकि हेनरी विवियन डिरोजियो का पीरियड आप देखिएगा, एक्टिव पीरियड, तो 1921 से लेकर के 1821 से लेकर के 31 तक है। तो आप तीसरा दशक भी बोल सकते हैं, लेकिन तीसरा दशक में तैयारी कर रहे थे वो। चरमोत्कर्ष पर जो पहुंचा वो चौथे दशक में, 31 के बाद। इसीलिए ये चौथा दशक रेडिकल युग माना जाएगा, तीसरा में शुरुआती युग माना जाएगा। यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो हेनरी विवियन डिरोजियो। ठीक है, कौन थे? हेनरी विवियन डिरोजियो। ऑब्जेक्टिवली सब्जेक्टिवली दोनों काफी इंपॉर्टेंट है छोटा, लेकिन ये मान करके मत चलिए कि यही प्रश्न आ जाएगा तो अगर आप ध्यान से नहीं पढ़े हुए रहेगा तो इसका आंसर नहीं दे पाइएगा। अब हेनरी डिरोजियो कौन थे साहब? तो इनकी जाति एंग्लो इंडियन थी, आंग्ल भारतीय थे। आंग्ल भारतीय उसको कहते हैं कि जिसका पिता जो है यूरोपीय हो या माता यूरोपीय हो, या पिता भारतीय हो या माता भारतीय हो। तो डिरोजियो के पिता जो पुर्तगीज थे, पुर्तगाल भी यूरोप में आता है, और माता जो है भारतीय थी, इसलिए ये क्या थे? एंग्लो इंडियन। लेकिन हेनरी विवियन डिरोजियो थे, वो माता से अधिक प्रभावित थे, पिता से कम। इसीलिए पुर्तगाल के नहीं हुए, बल्कि भारत की मानसिकता इनकी हो गई। बात समझ में आई? अगर पिता से प्रभावित होते तो हो सकता था पुर्तगाल चले जाते, लेकिन इन पर सर्वाधिक प्रभाव जो पड़ा था वो अपनी माता का पड़ा था। इसीलिए भारतपन इनमें जो है कूट कूट कर बड़ा हुआ था। इनका देखिए एक बड़ा विचित्र चीज मिलता है कि बहुत अल्पायु इनको मिला। इनका जन्म 1809 ईस्वी में होता है, लेकिन मात्र 23 वर्ष 8 महीना में ही 1831 ईस्वी में मर जाते हैं, और मरने का कारण होता है हैजा। ठीक है, आज हैजा कोई बीमारी बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन जिस समय ये शुरू हुआ था 19th सेंचुरीज में, ये महामारी था, पैंडेमिक था। पैंडेमिक और एपिडेमिक में समझते हैं कि नहीं? ऐसा स्थानीय आधार पर अगर महामारी हो तो उसको एपिडेमिक बोलते हैं, और बहुत बड़े एरिया में हो जाए तो उसको पैंडेमिक बोलते हैं। तो ये पैंडेमिक था, और आबादी यूरोप की 2/3 आबादी किसी किसी देश की इस हैजा से खत्म हो गई, क्योंकि विब्रियो कॉलोनी से जब फैलता था ये तो महामारी का रूप लेता था। तो उस हैजे से इनकी मृत्यु हो गई, और मात्र ये 23 वर्ष 8 महीना इस दुनिया में रहे। लेकिन उनके व्यक्तित्व से एक बात साबित होता है कि ज्ञान या विद्वता आयु का मोहताज नहीं होता। ज्ञान और विद्वता निर्माणशील मस्तिष्क का मोहताज होता है, क्रिएटिव माइंड का मोहताज होता है। अगर क्रिएटिव माइंड आप 15 साल में ही ले आए अपने पास, तो आप 60 साल के विद्वान का मुकाबला कर सकते हैं। और पढ़ रहे पुस्तकों को क्रिएटिविटी नहीं है आपके पास, तो आप 60 साल तक पढ़ते रहिए, आप कोई भी निर्माण कार्य नहीं कर पाइएगा। ये एक सच्चाई है। तो इतिहास जब पढ़िए तो कैरेक्टर से, व्यक्तित्व से कुछ सीखिए। आपको सिविल सर्विस की तैयारी करना है, एक दूर की कौड़ी दिखाई पड़ रही है आपको। इन सभी व्यक्तित्वों से सीख कर करके आप सिविल सर्विस की तैयारी साल भर में कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे? कि हर चीज को एक निर्माण की प्रक्रिया से देखिए, हर पुस्तक से कुछ नए चीज निकालने के आदी बनिए, तो आप भी हेनरी विवियन डिरोजियो के समतुल्य बन सकते हैं, और आप भी इस कम आयु में क्रैक कर सकते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतने विपरीत परिस्थितियों में 21 साल की उम्र में कैसे आईसीएस बन गए?
कुछ ना कुछ तो प्रतिभा थी। आप लोग तो सब 21 साल में पहुंच गए। आपकी अपने देश की सरकार है, अपने लैंग्वेज में लिखने की सुविधा है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं तो क्रियाविधि में जो काम करने का तरीका है उसमें कहीं ना कहीं तो गलती है। इसलिए आपके पूर्वजों ने, आपके पहले लोगों ने बहुत बड़े बड़े स्टैंडर्ड प्रतिमान स्थापित कर दिए पढ़ाई के क्षेत्र में। तो लेसन लीजिए और आज से सुधार कीजिए। अब देखिए कि प्रभावित ये थे बड़े बड़े, देखिए बड़े बड़े विद्वानों की पुस्तक पढ़िएगा तभी आप विद्वान बनिएगा। ये हिस्ट्री बताता है। लॉक का किताब इन्होंने पढ़ा, बेंथम का किताब पढ़ा, ह्यूम का पढ़ा, रीड का, टॉमस पोन जो साहब इंग्लिश का विधाता माना जाता है, ब्रिटेन का, प्रोज का एक बहुत बड़ा राइटर है वो, वाल्टेयर जो पॉलिटिकल साइंस का में बहुत बड़ी थ्योरी उसने दी थी, मॉन्टेस्क्यू, एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा ज्ञाता था, आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है, न्यूटन जो विज्ञान का बहुत बड़ा ये था। न्यूटन ने कौन सा थ्योरी दिया था आपको? थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन। तो इन सभी पुस्तकों को अब देखिए कि इतना कम उम्र में पढ़ लिया, एक ही बार पढ़ा होगा, कम समय में पढ़ा होगा, लेकिन सारी बातें उसको समझ में आ गई, याद हो गया। तब वो हेनरी विवियन डिरोजियो बना, तब उसके व्यक्तित्व में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया, तब वो अपने व्यक्तित्व से दूसरे के व्यक्तित्व को आकर्षित कर सका, तभी तो युवा उसके पीछे हो गए। तो जब वो एजुकेटेड हो गया तब उसने अपने धन की कमी को दूर करने के लिए 1821, सॉरी यहां पर गलत लिखा गया, 1821 ईस्वी में भागलपुर जो आपके बिहार में है, वहां विलायती कोठी का अर्थ क्या हुआ कि अंग्रेजों का कार्यालय वहां था, ठीक है। वहां क्लर्क के पद पर रहा। 2 साल के नौकरी के बाद वो हिंदू कॉलेज में इतिहास और अंग्रेजी का प्रोफेसर हो गया और 1823 से लेकर के 1831 यानी अपनी मृत्यु तक वो यहां रहा और यहीं रहने से उनको युवाओं के मस्तिष्क को परिवर्तित करने का अवसर मिला। और जो यूरोप की आधुनिकता का उसने प्रत्यक्ष दर्शन किए, पुस्तकों के माध्यम से दर्शन किए, तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से दर्शन किए, तो उसको इस बात का पता चला कि यूरोप अंधकार युग में इसलिए था कि उसने धर्म का अनुसरण किया था। यूरोप प्रकाश युग में इसलिए आया, आधुनिकता उसमें इसलिए आया कि उसने धर्म के पाखंड को समाप्त कर दिया। इसलिए धर्म को एक तरीके से एक विरोधी वस्तु के रूप में हेनरी विवियन डिरोजियो ने देखा और भारत में भी इसी तत्व को स्थापित किया कि जो धर्म यहां प्रचलित है वो सबसे बड़ा विकास में बाधक है, इसलिए पूर्णतः पाश्चात्यकरण को अपनाना चाहिए। और इतने बड़े बड़े विद्वानों का अध्येता था तो तर्कों के आधार पर बात करता था और अपनी बात को विभिन्न समुदायों में, विभिन्न वर्गों में, विभिन्न विचारधारा के लोगों के बीच स्पष्ट करने के लिए कुल 5 संगठन बनाए थे और परीक्षा के दृष्टिकोण से ये 5 संगठन काफी इंपॉर्टेंट है। आप सीक्वेंस में इसको लिख करके याद कर लीजिएगा। पहला उसने एकेडमिक एसोसिएशन बनाया, दूसरा उसने सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन ऑफ जनरल नॉलेज बनाया, तीसरा एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन बनाया, चौथा बंग हित सभा की स्थापना की और 5वां डिबेटिंग क्लब बनाया। ये पांचों जो सोसाइटी उसने बनाया वो सिर्फ 2 चीज के लिए, एक कि पाश्चात्य विचार का प्रचार करना और दूसरा कि हिंदू धर्म का जो परंपरावाद है, जो ट्रेडिशनलिज्म है, उसका विरोध करना। 1831 में हैजे से मृत्यु हो गई लेकिन उसका विचार नहीं मरा। उसके स्टूडेंट्स इतने ज्यादा अंधभक्त थे उसके कि उसके सहयोगी कृष्ण मोहन बनर्जी, राम गोपाल घोष और महेश चंद्र घोष ने इस यंग बंगाल आंदोलन को उसके मरने के बाद भी न सिर्फ जारी रखा बल्कि विस्तारित किया और इसके प्रभावाधीन मद्रास में भी यंग मद्रास आंदोलन खड़ा हुआ और बंबई में भी यंग बंबई आंदोलन
खड़ा हुआ। लेकिन यहाँ भी वही बात है कि ये भी जो है एक एकांगी था, एक संपूर्ण आंदोलन नहीं था। यानी संपूर्ण भारत को अपनी ओर आकर्षित करने में ये भी असफल रहा। तो इस तरीके से छात्रों, हमने जो सफर 2 दिन पहले शुरू किया था बंगाल में ब्रह्म समाज के रूप में, तो आज के क्लास में उसके विरोध में प्रतिक्रिया में जो आंदोलन हुए उसका हम लोगों ने अध्ययन किया। कल के क्लास में हम लोग ब्रह्मो समाज का दूसरे प्रांतों में, खास तौर से बंबई और मद्रास में जो प्रसार हुआ, जो एक्सपेंशंस हुआ, तो इन 2 प्रोविंस में जो एक्सपेंशंस को हम लोग पढ़ेंगे। हम समझते हैं कि हम आपको पूरी बात समझाने में सफल रहे। थैंक यू।